एक रहस्यमयी हादसा, एक ऐसी ताकत जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया, और एक इंसान जो अपनी मर्जी से गायब हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? आइए जानते हैं ह्यूमन वेपर की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत J&T नेटवर्क से होती है, जहां एक पार्सल डिलीवर होता है। उसी समय चीफ रिपोर्टर क्योको कोनो एक लाइव इंटरव्यू के लिए लेट हो रही होती है। अंदर जाने से पहले वो खुद को थोड़ा शांत करती है और फिर इंटरव्यू शुरू करती है। आज इंटरव्यू में बायोमास पावर एक्सपर्ट कोगो सानो आए होते हैं। वो शहर के कचरे से बिजली बनाने की तकनीक के बारे में बता रहे होते हैं। तभी अचानक कमरे में धुएं की अजीब लपटें दिखाई देने लगती हैं। वो धुआं पूरे कमरे में घूमते हुए सीधे सानो के शरीर के अंदर घुस जाता है। कुछ ही पल बाद उसका शरीर अंदर से फट जाता है और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में मालिक अपने कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा होता है। तभी वहां मौजूद एक ग्राहक केंजी ओकामोटो स्टाफ का साथ देता है और मालिक की जमकर पिटाई कर देता है। तभी पता चलता है कि केंजी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पिछले 3 महीनों से सस्पेंड चल रहा है। हालांकि इस रहस्यमयी स्मोक मर्डर केस की वजह से उसका चीफ उसे दोबारा ड्यूटी पर बुला लेता है। केंजी पहले से क्योको को जानता है। पूछताछ के दौरान दोनों के बीच माहौल थोड़ा तनाव भरा जरूर होता है, लेकिन साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हैं। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि जहां क्योको को प्रमोशन मिला, वहीं एक पुराने हादसे की वजह से केंजी सस्पेंड हो गया था। उधर J&T नेटवर्क की टीम उस पार्सल की जांच करती है। रिस्क लेने वाली क्योको खुद उसकी जांच करती है और उसमें एक QR कोड ढूंढ निकालती है। जैसे ही वो कोड स्कैन किया जाता है, उसमें हत्यारे का एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में वो आदमी बताता है कि उसकी मुलाकात कोगो सानो से आज से 27 साल पहले हुई थी। वो ये भी कहता है कि वो बंको रामेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जहां वो पूरी सच्चाई और अपना अगला कदम सबके सामने बताएगा। वो यही वीडियो हर न्यूज नेटवर्क को भेज देता है और देखते ही देखते ये हर जगह वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस के पास अब तक कोई भी ठोस सुराग नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि सानो की मौत उसके फेफड़ों के फटने से हुई थी और उसके फेफड़ों पर केमिकल बर्न के निशान भी मिले हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद केंजी अपने फैमिली फ्रेंड सुपरिंटेंडेंट जनरल से मिलता है। वो केंजी की अकेली जिंदगी को लेकर चिंता जताता है और मजाक में उसकी शादी करवाने की बात भी करता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि केंजी के पिता एक ईमानदार और अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक अच्छे पिता और पति नहीं बन पाए। जाने से पहले सुपरिंटेंडेंट जनरल केंजी से कहता है कि उसने उसकी सस्पेंशन इसलिए हटवाई है ताकि ये केस उसके लिए खुद को साबित करने का मौका बन सके और वो ये दिखा सके कि अब वो क्योको इंसिडेंट से आगे बढ़ चुका है। इसके बाद कहानी 5 साल पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां क्योको टोक्यो पुलिस पर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाना चाहती है, इसलिए उसका चीफ उसे केंजी के साथ काम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। केंजी क्योको को मैसेज करके चेतावनी देता है कि केमिकल आतंकवादी हमला हो सकता है, इसलिए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। तभी उनके पुराने मैसेज भी दिखते हैं, जिनसे पता चलता है कि केंजी पहले क्योको से कुछ जवाब चाहता था, लेकिन क्योको ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन खतरे की चेतावनी के बावजूद वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। जगह की तलाशी लेते समय केंजी की नजर क्योको पर पड़ती है। इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक स्टेकआउट के दौरान क्योको अपनी अनिद्रा की वजह से सो नहीं पाती थी। तब केंजी उसे खुद को शांत करने का तरीका सिखाता है। दोनों एक पुराने लव सॉन्ग के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं और आखिरकार क्योको को नींद आ जाती है। ये देखकर केंजी भी खुश हो जाता है। वर्तमान में वापस आने पर काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद हत्यारा नहीं आता। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगती है और रेस्टोरेंट का मालिक गुस्सा करने लगता है कि इस वजह से उसका बिजनेस खराब हो गया। तभी क्योको को पता चलता है कि बंको रामेन पहले किसी दूसरी जगह हुआ करता था। वो तुरंत केंजी को साथ लेकर उस पुराने पते पर पहुंच जाती है। जैसा उसे शक था, वहां सच में हत्यारा मौजूद होता है और क्योको उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक पीड़ित इंसान है जो बदला लेना चाहता है। वो व्हाइट सेंटर नाम के एक रहस्यमयी संगठन का जिक्र करता है, जिसके ताकतवर लोग समाज को अपने इशारों पर चलाते हैं और कई बड़े अपराधों के जिम्मेदार हैं। उसे पूरा यकीन है कि वे लोग कभी अपने गुनाह स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने उन सभी को मारने का फैसला कर लिया है। अपनी बात खत्म करते हुए वो खुद को ह्यूमन वेपर कहता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन देखते ही देखते उसका शरीर धुएं में बदल जाता है। पुलिस उस पर गोलियां चलाती है, मगर उनका उस पर कोई असर नहीं होता और वो धुएं में गायब हो जाता है। उधर एक बुजुर्ग व्यक्ति टीवी पर क्योको का ये इंटरव्यू देखता है। ह्यूमन वेपर को देखते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। यहीं एपिसोड 1 समाप्त होता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत उसी बुजुर्ग ओबाटा के एक डरावने सपने से होती है। कभी वो व्हाइट सेंटर का डायरेक्टर था और आज भी उन बच्चों की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती जिनकी वो देखभाल किया करता था। अब वर्तमान में वो अनाथ, गरीब और बेघर बच्चों के लिए एक आश्रय गृह चलाता है।
टीवी पर ह्यूमन वेपर की खबर देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ केंजी देखता है कि उसका साथी एबे क्योको से ये पूछताछ कर रहा है कि आखिर उसे हत्यारे की लोकेशन कैसे मिली। तभी कहानी 4 महीने पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। केंजी एक पुराने याकूजा सदस्य मोरी से एक नाबालिग को ड्रग देकर मारने के मामले में पूछताछ करता है, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से मोरी आराम से वहां से निकल जाता है। इस बात से केंजी बुरी तरह टूट जाता है। वो शराब पीकर अपनी गर्लफ्रेंड क्योको से कहता है कि इस सिस्टम में न्याय जैसी कोई चीज नहीं बची। कुछ समय बाद वो क्योको को प्रपोज करने का फैसला करता है, लेकिन उस रात क्योको उससे मिलने ही नहीं आती। अगले दिन टीवी पर खबर चलती है कि क्योको ने खुद मोरी का सामना किया और उससे उसकी करतूतों को लेकर सवाल किए। दबाव में आकर मोरी आत्महत्या कर लेता है, जबकि क्योको इसे उसके गुनाह कबूल करने जैसा मानती है। लेकिन चल रही जांच की गोपनीय जानकारी क्योको तक पहुंचाने के आरोप में केंजी को सस्पेंड कर दिया जाता है। वर्तमान में वापस आने पर पूछताछ पूरी होने के बाद क्योको को जाने दिया जाता है। केंजी उसे साफ कहता है कि वो पुलिस की जांच के बीच में दखल देना बंद करे। उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि ह्यूमन वेपर के कपड़ों पर कोई डीएनए नहीं मिला। हालांकि वहां से फूजीशिरो याकुजा का निशान लगा एक बटन जरूर मिलता है। केंजी ये भी नोटिस करता है कि ह्यूमन वेपर ने अपना पॉकेट स्क्वायर बिल्कुल सानों की तरह लगाया हुआ था। उसे शक होता है कि ये बटन शायद उसके अगले निशाने की तरफ इशारा कर रहा है। इसी बीच जेओटी का रिपोर्टर तात्सुया रिटायर्ड पत्रकार शिनइची काटो का ईमेल पढ़ता है, जिसने कई साल पहले व्हाइट सेंटर की जांच की थी। पता चलता है कि व्हाइट सेंटर 27 साल पहले अनाथों और बेघर लोगों के लिए बनाया गया एक सामाजिक केंद्र था। साल 1999 में यामानाशी में चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड पीस एक्सपो आयोजित हुआ था। उसी दौरान वहां एक उल्कापिंड गिरा था। सुरक्षा समिति के प्रमुख सानो ने झूठ बोल दिया कि उसका मलबा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद व्हाइट सेंटर के लोगों से जहरीले मलबे की सफाई मजदूरों की तरह करवाई गई। पत्रकार काटो इस सच को उजागर करना चाहता था, लेकिन उसे रिपोर्ट छापने से रोक दिया गया और एक्सपो की कवरेज करने का आदेश मिला। कुछ समय बाद ओबाटा अचानक गायब हो गया और उसने अपनी पहचान भी बदल ली। आज तक वो उस हादसे के अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाया है। उसे बार बार वो मंजर याद आता है जब एक याकुजा ड्राइवर उन मजदूरों की जली हुई लाशें वापस लेकर आया था। दूसरी तरफ जे और टी का डायरेक्टर क्योको को चेतावनी देता है कि अगर उसके पास अपनी स्टोरी के समर्थन में पक्के सबूत नहीं हुए तो वो बहुत ताकतवर लोगों को अपना दुश्मन बना लेगी। उधर केंजी फूजीशिरो याकुजा के मुख्यालय पर नजर रखता है। वहीं उसे पहले वाला प्रवासी युवक पाम अब डिलीवरी बॉय के रूप में दिखाई देता है। उससे पता चलता है कि ह्यूमन वेपर की वजह से पूरे याकुजा गिरोह में डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच क्योको ओबाटा का पता लगाकर उसे फोन करती है, लेकिन ओबाटा झूठ बोल देता है कि उसने गलत नंबर मिलाया है। दूसरी तरफ ओबाटा के आश्रय गृह में रहने वाला लड़का शोटा एक अमीर और मशहूर बच्चे की चोरी छिपा देता है और उसका इल्जाम एक अकेले रहने वाले मासूम लड़के पर लगने देता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो ओबाटा के सामने सब सच कबूल कर लेता है। ओबाटा उसे समझाता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो ये बोझ उसे हमेशा परेशान करेगा, इसलिए सही काम यही है कि सच का साथ दिया जाए। यही बात सोचकर ओबाटा भी अपना व्हाइट सेंटर जर्नल क्योको को देने का फैसला करता है। उस जर्नल में उन सभी मजदूरों का रिकॉर्ड दर्ज होता है जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनमें से एक नाम रेन सुजुइदा का भी होता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल ह्यूमन वेपर जैसी दिखाई देती है। ओबाटा क्योको से मिलने का समय तय करता है। निकलने से पहले डरा हुआ शोटा कहता है कि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ओबाटा उसे दिलासा देता है कि बहादुर बनना आसान नहीं होता, इसलिए वो जल्दबाजी न करे। उधर क्योको और तात्सुया ओबाटा से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी फूजीशिरो के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। वे किसी खास चीज की तलाश में थे। तभी केंजी समय पर पहुंचकर दोनों पत्रकारों की जान बचा लेता है। इसी दौरान ओबाटा भी क्योको से मिलने के लिए निकलता है। रास्ते में वो एक आंख पर पट्टी बांधे व्यक्ति की खराब गाड़ी देखकर उसकी मदद करने रुक जाता है। उसी समय क्योको उसे फोन करके चेतावनी देती है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन ओबाटा कहता है कि उसने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और अब उन्हें स्वीकार करने का समय आ गया है। वो बताता है कि मोफू नाम के एक गुप्त संगठन ने व्हाइट सेंटर पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पुराने डायरेक्टर की हत्या कर दी और उसकी जगह ओबाटा को बैठा दिया। इतना ही नहीं, तरक्की के नाम पर वहां रहने वाले लोगों की इंसानी बलि तक दी गई। इतना कहते ही वही आंख पर पट्टी वाला आदमी अचानक ओबाटा पर चाकू से हमला कर देता है और उसका सारा सामान लेकर फरार हो जाता है। फोन पर यह सब सुनकर क्योको सदमे में आ जाती है, जबकि केनेजी ज्यादा हैरान नहीं दिखता। आखिरी सांस लेते वक्त ओबाटा के मन में सिर्फ शोटा का ही ख्याल आता है। यही ह्यूमन वेपर के दूसरे एपिसोड का अंत होता है और तीसरे एपिसोड की शुरुआत पुलिस को ओबाटा की लाश मिलने से होती है। पुलिस ओबाटा की मौत की जांच शुरू करती है। क्योको जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन उसे साफ कह दिया जाता है कि पुलिस रिपोर्टरों के साथ गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर सकती। ये सुनकर क्योको गुस्से में वहां से चली जाती है।
उधर केंजी अपने चीफ को व्हाइट सेंटर से जुड़ी सारी जानकारी बताता है जो उसे क्योको से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस उस हमलावर की पहचान कर लेती है। उसका नाम शिंजो यामाजाकी है और वो फूजी शिरो याकुजा का सदस्य होता है। दूसरी तरफ शिंजो को आदेश मिलता है कि वो ओबाटा की डायरी की सभी जानकारी की डिजिटल कॉपी बनाकर असली डायरी को जला दे। इसी दौरान पता चलता है कि फूजी शिरो भी किसी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर संगठन के इशारों पर काम कर रहा है जिसे मुफू कहा जाता है। फूजी शिरो का बॉस ओबाटा की डायरी नष्ट करने के बदले 300 मिलियन की मांग करता है। उधर पुलिस को शिंजो की कार मिल जाती है। भागते समय वो एक लड़की पर हमला करके उसका फोन छीन लेता है, लेकिन पुलिस उसे देख लेती है और उसके पीछे लग जाती है। इसी बीच क्योको सोचने लगती है कि याकुजा को उसकी ओबाटा से मुलाकात की जानकारी आखिर मिली कैसे। तभी तात्सुया को शक होता है कि क्योको का फोन हैक या ट्रैक किया जा रहा है। उसे याद आता है कि पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारी योशिदा ने उसका फोन अपने हाथ में लिया था। उधर शिंजो एक सुनसान इमारत में पहुंचकर ओबाटा की डायरी के सभी पन्नों की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता है। उसे याकुजा को भेज देता है और फिर डायरी को आग लगा देता है। लेकिन तभी वहां योशिदा पहुंच जाता है। वो शिंजो को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उसने डायरी की कॉपी याकुजा तक पहुंचा दी थी। इससे साफ हो जाता है कि योशिदा भी उसी रहस्यमयी संगठन मुफू के लिए काम कर रहा है। जब बाकी पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं तो योशिदा दावा करता है कि उसने आत्मरक्षा में शिंजो को गोली मारी है। दूसरी तरफ क्योको केंजी को बताती है कि योशिदा ने शायद उसके फोन में जासूसी का सिस्टम लगाया था, लेकिन केंजी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अब जबकि डायरी भी नष्ट हो चुकी है, वो क्योको से इस पूरे मामले को यहीं खत्म करने की गुजारिश करता है। इधर जे और टी न्यूज चैनल लगातार ह्यूमन वेपर की खबरें दिखाता रहता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि गवर्नर पद की उम्मीदवार किरोशिमा चैनल पर लोगों में डर फैलाने और अपनी चुनावी छवि खराब करने का आरोप लगाने लगती है। उधर क्योको फूजी शिरो के जुए के अड्डे पर सामने वाली इमारत से निगरानी शुरू कर देती है। वहीं पुलिस उन गुंडों से पूछताछ करती है जिन्होंने पहले क्योको पर हमला किया था। वे बताते हैं कि याकुजा ने उन्हें आदेश दिया था कि अगर ओबाटा की डायरी क्योको के पास हो तो किसी भी कीमत पर उसे हासिल कर लिया जाए। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस को उस जुए के अड्डे की तलाशी का वारंट मिल जाता है। उसी समय अचानक ह्यूमन वेपर वहां पहुंच जाता है। भागने की कोशिश कर रहे याकुजा गुंडों को वो आसानी से खत्म कर देता है। दूसरी ओर क्योको भी याकुजा बॉस की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है, जबकि ह्यूमन वेपर भी उसके पीछे लगा होता है। ह्यूमन वेपर याकुजा बॉस की गाड़ी का पीछा करता रहता है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पीछा शुरू हो जाता है। बॉस की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से ह्यूमन वेपर सीधे उस पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। वो अपनी ताकत से गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे फूजी शिरो का बॉस मौके पर ही मारा जाता है। इसी अफरा तफरी में क्योको चुपके से बॉस का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेती है। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। जांच के दौरान पुलिस को ह्यूमन वेपर के छोड़े हुए कपड़ों के पास एक पुलिस बैज मिलता है, जिस पर मौजूद नाम और फोटो को जानबूझकर खुरचकर मिटा दिया गया था। इससे मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। इसके बाद कहानी का फोकस दो संघर्ष कर रहे यूट्यूबर्स पर चला जाता है। वे एक पुरानी म्यूजिक वीडियो में बैकग्राउंड में ह्यूमन वेपर जैसी आकृति देख लेते हैं। यहीं से ह्यूमन वेपर के चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड में हमें भाई बहन वेजिटा और काहो से मिलवाया जाता है, जो अपने यूट्यूब चैनल को सफल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वेजिटा का पसंदीदा डायरेक्टर गोरो एक छोटे से आइडल ग्रुप ड्रीम सक्कुबस का लो बजट म्यूजिक वीडियो बना चुका होता है। वीडियो देखते समय वेजिटा की नजर अचानक बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले ह्यूमन वेपर पर पड़ती है। वो तुरंत इस खोज का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी दादा शो नाम का एक रहस्यमय यूजर उससे संपर्क करता है और कहता है कि अगर वो उस म्यूजिक वीडियो की असली लोकेशन ढूंढ निकाले तो उसे 10 लाख येन का इनाम दिया जाएगा। दादा शो की बात मानकर वेजिटा डायरेक्टर गोरो का शागिर्द बनने का नाटक करता है ताकि उससे म्यूजिक वीडियो की लोकेशन का पता लगाया जा सके। धीरे धीरे वो और उसकी बहन काहो दोनों गोरो के करीब पहुंच जाते हैं। जल्द ही वेजिटा को पता चलता है कि उस वीडियो की शूटिंग की लोकेशन ग्रुप के मैनेजर केंटा ने बुक की थी, जबकि गोरो की सेक्रेटरी मिमी पहले उसी आइडल ग्रुप की सदस्य रह चुकी है। दोनों भाई बहन मिमी का पीछा करते हैं। वो उन्हें एक बार तक ले जाती है जहां केंटा होस्ट की नौकरी कर रहा होता है। अब बारी काहो की होती है। उसके चेहरे पर जन्म से एक बड़ा भूरा निशान होता है, जिसकी वजह से बचपन में उसका खूब मजाक उड़ाया गया था। यही कारण है कि वो लोगों के सामने आने से बचती है, लेकिन इस बार वो हिम्मत जुटाकर ग्राहक बनकर बार में पहुंच जाती है। केंटा उसकी तारीफ करके उसका भरोसा जीत लेता है और उसे ड्रिंक पिलाकर बातों में उलझा देता है। कुछ देर बाद काहो अपने असली मकसद पर लौटती है। वो झूठ बोलती है कि वो एक हॉरर फिल्म बना रही है और उसमें केंटा को काम देना चाहती है। वो फिल्म की कहानी सुनाते हुए बताती है कि उसमें एक ग्रुप मैनेजर एक भुतहा इमारत तक पहुंचता है।
ये सुनकर केंटा बिना शक किए उस म्यूजिक वीडियो की असली लोकेशन बता देता है। वो जगह कात्सुशिका की एक बंद पड़ी फैक्ट्री होती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि मीमी और केंटा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उन्हें रिश्ते में रहने की अनुमति नहीं थी। उसी म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान दोनों ने ह्यूमन वेपर को देखा था, लेकिन डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। वर्तमान में वेजिटा उस फैक्ट्री में जाकर सच्चाई की पुष्टि करने का फैसला करता है। वहीं केंटा की तारीफ से काहो का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अपने अगले वीडियो में कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर दोनों को ह्यूमन वेपर का छिपा हुआ अंडरग्राउंड ठिकाना मिल जाता है, लेकिन वहां ह्यूमन वेपर बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा होता है। जैसे ही काहो दादा शो के लिए वॉइस मैसेज छोड़ने लगती है, तभी वहां रखा टेलीफोन बज उठता है। फोन के साथ एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें एली माई लव गाना बज रहा होता है। यही वही गाना था जिसने कभी क्यूको और केनेजी को एक दूसरे के करीब लाया था। ये गाना सुनते ही ह्यूमन वेपर अचानक सक्रिय हो जाता है। वो फोन उठाता है और उसे अगला निशाना साबुरो ओटोमो को बनाने का आदेश मिलता है। उस समय वो किसी सम्मोहन जैसी हालत में होता है, इसलिए बाहर निकलते समय उसे दोनों भाई बहन दिखाई भी नहीं देते। कुछ समय बाद खबर आती है कि याकुजा बॉस ओटोमो की हत्या हो चुकी है। अब वेजिटा सोचता है कि अगर वो ह्यूमन वेपर के इस रहस्यमयी कंट्रोल का वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो दादा शो से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। शुरुआत में काहो इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहती, लेकिन आखिरकार वो भी मान जाती है। इसके बाद दोनों ह्यूमन वेपर के लौटने का इंतजार करते हुए वहां गुप्त स्पाई कैमरे लगा देते हैं। ह्यूमन वेपर वापस अपने ठिकाने पर लौटकर फिर से पत्थर की मूर्ति जैसा बन जाता है। इसी बीच जब वेजिटा और काहो स्पाई कैमरे लगा रहे होते हैं, तभी वहां कोई और भी आ जाता है। दोनों तुरंत छिप जाते हैं। उसी समय दादा शो का फोन आ जाता है और उसकी तेज आवाज की वजह से उनकी छिपने की जगह सामने आ जाती है। तभी पता चलता है कि वहां आने वाली शख्स कोई और नहीं बल्कि क्योको है। यहीं से ह्यूमन वेपर के 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है। उस समय व्हाइट सेंटर में रहने वाले लोगों के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया जाता था। छोटी क्योको भी वहीं रहती थी और उसकी अच्छी दोस्त सात्सुकी थी। एक दिन सेंटर में घोषणा की जाती है कि जो लोग उल्कापिंड वाली जगह की सफाई करेंगे उन्हें सामान्य मजदूरी से 5 गुना ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। ये सुनकर सात्सुकी खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद जिस रात याकुजा ड्राइवर मजदूरों की लाशें वापस लेकर आता है, उसी रात छोटी क्योको चुपके से सात्सुकी का स्वागत करने बाहर निकलती है। जब ड्राइवर और ओबाटा आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी क्योको ट्रक के पीछे पहुंच जाती है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सात्सुकी समेत सभी मजदूरों की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद ड्राइवर उन लाशों को दफनाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में रुकने का मौका मिलते ही क्योको वहां से भाग निकलती है और आखिरकार बुनको रामेन पहुंच जाती है। यहीं उसकी मुलाकात रेन से होती है, जब वो अभी ह्यूमन वेपर नहीं बना था। रेन उस रेस्टोरेंट का नियमित ग्राहक होता है। वो क्योको के लिए खाना खरीदता है और उससे बेहद प्यार और अपनापन से बात करता है। रेन रेडियो पर एली माई लव गाना चलाने की फरमाइश करता है और पहली बार यही गाना क्योको को सुनाता है। वर्तमान में लौटने पर काहो वहां से भाग जाना चाहती है, लेकिन वेजिटा कहता है कि अगर क्योको उन्हें 20 लाख येन और वो जर्नल दे दे तो वे उसकी पूरी बात सुनेंगे। इसी बीच पुलिस को ओटोमो का मोबाइल फोन मिल जाता है। जांच में पता चलता है कि उसमें से एक अहम वीडियो डिलीट किया गया है। योशिदा तुरंत आरोप लगा देता है कि वो वीडियो क्योको ने ही मिटाया है, लेकिन असल में क्योको के पास उस वीडियो की एक कॉपी पहले से मौजूद होती है। उसने उसका प्रिंट आउट भी निकाल रखा होता है। वो वेजिटा और काहो को बताती है कि उस जर्नल में किसी के खिलाफ सीधा सबूत नहीं है। उसमें सिर्फ गायब हुए मजदूरों का रिकॉर्ड और कुछ नाम दर्ज हैं, जिनमें मुफू, याकुजा, बॉस ओटोमो, पुलिस सुपरिंटेंडेंट जनरल साकामोटो और काई नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति शामिल है। क्योको वादा करती है कि जैसे ही वो इन सभी दोषियों को ढूंढकर खत्म कर देगी, उसके बाद खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगी। लेकिन काहो उसकी मदद करने से मना कर देती है। उसका कहना होता है कि अगर इंसाफ करना है तो सही और कानूनी तरीके से करना चाहिए। इसके बाद क्योको सकामोटो को मारने का आदेश रेन को भेजने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल पर रुक जाती है। तभी केंजी वहां पहुंचकर उस पर वीडियो डिलीट करने का आरोप लगाता है। क्योको साफ कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और सबूत के तौर पर वीडियो की कॉपी भी उसे दे देती है। वो केंजी को बताती है कि इस पूरे मामले में सकामोटो भी शामिल है और उससे पूछती है कि क्या वो अपने ही गुरु को गिरफ्तार कर पाएगा। उधर घर पर वेजिटा काहो को पैसे के लिए क्योको का प्रस्ताव मानने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मना करने पर वो चुपके से अकेले ही रेन के पास पहुंच जाता है। इसी बीच केंजी और क्योको सकामोटो से जवाब मांगते हैं। सकामोटो दावा करता है कि उसने जो कुछ भी किया वो देश की भलाई के लिए किया था। उसके मुताबिक जहरीले पदार्थों के फैलाव को रोककर लगभग 2 लाख लोगों की जान बचाई गई थी। लेकिन क्योको उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसे समझ आ जाता है कि अगर सकामोटो ने काई की असली पहचान नहीं बताई तो रेन का अगला निशाना वही होगा। ये सुनकर सकामोटो डर जाता है।
जबकि केंजी अपने गुरु की सच्चाई जानकर बेहद निराश होता है। दूसरी ओर वेजिटा रेन को सक्रिय करके उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। उस वीडियो में रेन सकामोटो को चेतावनी देता है कि अगर उसने अपने सभी साथियों के नाम कबूल नहीं किए तो वो उसे मार डालेगा। वीडियो अपलोड करने से पहले वेजिटा एक पल के लिए काहो के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी उसे इंटरनेट पर डाल देता है। उधर काई के कहने पर योशिदा ओटोमो के बेटे रिकी से मिलता है। रिकी उसे धमकाता है, लेकिन योशिदा कहता है कि वे हाइड्रा की तरह हैं, यानी उनका नेटवर्क कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद दोनों के बीच एक सौदा होता है। अगर योशिदा बॉलिंग में सांप की आंख वाले निशाने पर सटीक वार कर देता है तो रिकी उसकी बात मान लेगा। योशिदा ये चुनौती आसानी से पूरी कर देता है और रिकी हैरान रह जाता है। इधर चल रही जांच के दौरान केंजी को अभी तक वेजिटा के अपलोड किए गए वीडियो के बारे में पता नहीं होता। वो क्योको से एक बार फिर इस मामले से दूर रहने की विनती करता है और कहता है कि सकामोटो का मामला वो खुद संभाल लेगा, क्योंकि वो उसके परिवार जैसा है। क्योको को रेन और अपनी जिंदगी के बीच कई समानताएं नजर आती हैं। वो केंजी को पूरी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन आखिरी पल पर अपना इरादा बदल देती है। कुछ देर बाद सबको हैरान करते हुए सकामोटो रेन की मांग मान लेता है और केंजी को फोन करके कहता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सच स्वीकार करेगा। लेकिन फोन रखने से पहले वो एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है कि केंजी के पिता की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार था। ये सुनकर केंजी पूरी तरह सदमे में आ जाता है। इसके बाद योशिदा सकामोटो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाने की बात कहकर अपनी कार में बैठाता है, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर देता है। फिर वो इस पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे देता है, जिससे केंजी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान वेजिटा का अपलोड किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है और उसे लगभग 15 लाख व्यूज मिल जाते हैं। ये देखकर क्योको हैरान रह जाती है और तुरंत काहो को फोन करती है, लेकिन उस समय वो सो रही होती है। नींद खुलने के बाद काहो फोन उठाने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहां रिकी अपने गुंडों के साथ खड़ा होता है। यहीं से एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है, जो हमें साल 1999 में ले जाता है। फ्लैशबैक में रेन खुद ही उल्कापिंड की सफाई वाले मिशन के लिए आगे आता है। जहां निगरानी करने वाले अधिकारियों के पास पूरी सुरक्षा वाली हैजमैट ड्रेस होती है, वहीं मजदूरों को सिर्फ एक साधारण सा फेस मास्क दिया जाता है। मुफू की योजना उस जगह को विस्फोट से उड़ाकर उल्कापिंड को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दबाने की होती है। इससे पहले कई मजदूर बम वहां तक पहुंचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। उन्हें मोटी रकम का लालच दिया जाता है और रेन भी क्योको के लिए ये जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। जमीन के नीचे पहुंचने पर जहरीले पदार्थ उसके शरीर को बुरी तरह जलाने लगते हैं। फिर भी रेन किसी तरह बम को सही जगह पर लगा देता है, लेकिन तभी उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। वो घबराकर बाहर भागता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उधर ओबाता एसओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर आखिरकार बम में विस्फोट कर देता है। धमाका होते ही रेन अचानक सबकी नजरों से गायब हो जाता है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। वर्तमान में रिकी और उसके गुंडे काहो को बांध देते हैं। तभी वेजिटा घर लौटता है और वहां का हाल देखकर घबरा जाता है। रिकी दोनों को धमकाता है तो वेजिटा मजबूर होकर उसे ह्यूमन वेपर के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ केंजी सीधे योशिदा पर सकामोटो की हत्या का आरोप लगाता है, लेकिन चीफ उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी हद पार न करे। गुस्से में केंजी वहां से चला जाता है, जबकि आबे की नजर योशिदा की बाजू पर लगे खून के धब्बे पर पड़ जाती है। सकामोटो की बातों को याद करते हुए केंजी अपने पिता असिस्टेंट इंस्पेक्टर शिना ओकामोटो के पुराने मामले की जांच शुरू करता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि शिना व्हाइट सेंटर की सच्चाई उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। सकामोटो उन्हें जांच रोकने के लिए कहता है, लेकिन वे मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है और सकामोटो दावा करता है कि वे ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। वर्तमान में केंजी को अपने पिता के पुराने नोट्स मिलते हैं। उनमें व्हाइट सेंटर से जुड़ी कई अहम जानकारियां होती हैं और ये भी पता चलता है कि इस मामले में शामिल याकुजा सदस्यों में मोरी भी था। जब केंजी मोरी की केस फाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके फेफड़ों पर भी वही रासायनिक जलन के निशान थे। इससे उसे समझ आ जाता है कि मोरी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि क्योको के आदेश पर ह्यूमन वेपर ने उसे मार डाला था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब साल 1999 की घटना में छिपा था, जब मोरी पर बुनको रामेन के मैनेजर पर हमला करने का आरोप लगा था। इसी दौरान क्योको सकामोटो की पत्नी चियो से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके पति की मौत के पीछे मुफू का हाथ था। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। चियो बताती है कि मुफू कोई गुप्त संगठन नहीं, बल्कि स्कूल के दिनों में सकामोटो, ओटोमो और काई द्वारा बनाया गया एक बैंड का नाम था। इसके बाद खुलासा होता है कि काई और कोई नहीं, बल्कि टोक्यो का मौजूदा गवर्नर तेशी मियोरा है, जो दोबारा चुनाव लड़ रहा है और उसका नारा है
बिना बर्बादी के सुधार। ये जानकर क्योको तुरंत रेन को मियोरा को मारने का आदेश भेज देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उधर रिकी गाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से रेन जाग ही नहीं पाता। तभी मियोरा वहां पहुंचता है और भाई बहन को उनकी औकात में रहने की चेतावनी देता है। वो वेजिटा से रेन को नियंत्रित करने का तरीका दिखाने के लिए कहता है और फिर उसी रेन को दोनों भाई बहन को मारने का आदेश दे देता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वेजिटा काहो को नदी में धक्का दे देता है ताकि वो बच सके, जबकि खुद पर पेट्रोल डाल लेता है। जैसे ही रेन धुएं के रूप में उसे घेरता है, वेजिटा खुद को आग लगा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इससे भी रेन पर कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे रेन का शरीर फिर से अपनी सामान्य अवस्था में लौटने लगता है। उधर केंजी बुनको रामेन के मौजूदा मैनेजर से पूछताछ करता है, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वो सिर्फ पुराने मालिक का बेटा होता है। रेस्टोरेंट की दीवार पर पुराने ग्राहकों की कई पोलरॉइड तस्वीरें लगी होती हैं। केंजी जब उन्हें ध्यान से देखता है तो एक तस्वीर में उसे क्योको और रेन साथ दिखाई देते हैं। उसी समय क्योको भी वहां पहुंच जाती है। वो कहती है कि काश ये सच्चाई वो खुद उसे बता पाती। तभी खबर चलती है कि क्योको ही ह्यूमन वेपर की साथी है। ये सुनकर क्योको केंजी से कहती है कि वो उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन केंजी ऐसा करने के बजाय उसका हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। यहीं एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत क्योको और केंजी के एक मोटल में छिपे होने से होती है। इसी बीच गवर्नर मियोरा घोषणा करता है कि वेजिटा ह्यूमन वेपर का अगला शिकार बनने वाला है और क्योको भी उसकी साथी है। वो लोगों में डर फैलाते हुए सभी से घरों के अंदर रहने की अपील करता है। चुनाव में किरोशिमा पहले बढ़त बनाए हुए था, लेकिन इस दहशत के माहौल का फायदा उठाकर मियोरा तेजी से लोगों का समर्थन हासिल करने लगता है। दूसरी ओर क्योको आखिरकार केंजी को पूरी सच्चाई बता देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रेन ने छोटी क्योको को अपने पास रखा था। वो उसे अपने ठिकाने में लगी डोमिनो ट्रैप जैसी तरकीबें बनाना सिखाता है। वो माइक्रोफोन पकड़कर रेडियो जॉकी बनने का नाटक करता है और क्योको से उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूछता है। यही वजह है कि वर्तमान में जब भी ह्यूमन वेपर जागता है तो वो हाथ में माइक्रोफोन लेकर अपने मालिक की अगली इच्छा सुनने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद क्योको की अत्याचारी माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। पता चलता है कि उसका संबंध व्हाइट सेंटर के याकुजा ड्राइवर मोरी से था। उसकी मां ने क्योको को हमेशा बोझ समझा था और उसी ने उसे व्हाइट सेंटर में छोड़ दिया था। अब वो मोरी के साथ बुनको रामेन पहुंचकर क्योको को जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करती है। रेन उसका विरोध करता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और रेन को क्योको का अपहरणकर्ता समझ लेती है। इसके बाद ओबाता और जीना वहां पहुंचते हैं और एक समझौता करते हैं। तय होता है कि अगर रेन उल्कापिंड की सफाई वाले मिशन के लिए स्वयंसेवक बनेगा तो उसे क्योको के साथ रहने दिया जाएगा। लेकिन जब क्योको को इस समझौते का पता चलता है तब तक रेन वहां से जा चुका होता है। वो बुनको रामेन के मैनेजर के साथ तुरंत उस जगह पहुंचती है ताकि रेन को चेतावनी दे सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योको अपनी आंखों के सामने रेन को धुएं में बदलकर गायब होते हुए देखती है। वर्तमान में लौटकर क्योको को याद आता है कि शिना उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। वही पहले इंसान थे जिन्होंने उससे पूछा था कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहती है। ये सब सुनने के बाद केंजी खुश होता है कि आखिरकार क्योको ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। अगले दिन मोटल का मालिक पुलिस को सूचना दे देता है, लेकिन केंजी खिड़की से पुलिस को आते हुए देख लेता है और वो क्योको को लेकर वहां से भाग निकलता है। रास्ते में क्योको काहो से संपर्क करती है। काहो सबसे माफी मांगती है और बताती है कि अब मियोरा ने रेन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है। काहो के पास जाते समय क्योको केंजी को बताती है कि उसकी रेन से दोबारा मुलाकात कैसे हुई थी। इसके बाद कहानी 6 साल पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। फैक्ट्री के पास मौजूद एक गोदाम में रेन और क्योको पहले रहा करते थे। अब वो जगह पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और आसपास के लोग उससे डरने लगे थे। क्योको उस जगह की जांच करने का फैसला करती है। वहां उसे ह्यूमन वेपर दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते हुए जमीन के नीचे बने ठिकाने तक पहुंच जाती है। जब ह्यूमन वेपर फिर से पत्थर जैसी अवस्था में बदल जाता है तब क्योको पहचान लेती है कि वो रेन ही है। इसके बाद वो उस जगह को खरीद लेती है और उसे साफ सुथरा कर देती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात केंजी से होती है। वो सोचती है कि अब पुरानी बातें भूलकर केंजी के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन जब केंजी मोरी के कानून से बच निकलने पर दुख जताता है तो क्योको पहचान जाती है कि वही याकुजा इस सब के पीछे है। तभी उसकी नजर केंजी के बैग में रखी सगाई की अंगूठी पर भी पड़ती है। उलझन में क्योको फिर रेन के भूमिगत ठिकाने पर जाती है और एली माई लव गाना बजाती है। वो रेन की पत्थर बनी हुई मूर्ति से बात करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। गाना सुनते ही रेन जाग जाता है, लेकिन वो पूरी तरह सामान्य नहीं होता। वो फिर से रेडियो जॉकी की तरह बोलता है और क्योको से उसकी इच्छा पूछता है। ये देखकर क्योको भावुक होकर रो पड़ती है। इसके बाद क्योको
मोरी से उस नाबालिग की हत्या के बारे में जवाब मांगने जाती है, लेकिन मोरी उसके साथ बदतमीजी करता है और अपमानजनक व्यवहार करता है। आखिरकार क्योको रेन से मोरी को मार डालने की इच्छा जताती है। रेन और क्योको दोनों मोरी के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। क्योको उससे व्हाइट सेंटर के बारे में सवाल करती है, लेकिन उसे सिर्फ ओटोमो और सानो के बारे में ही जानकारी होती है। जब मोरी रेन को पहचान नहीं पाता तो क्योको रेन से उसे मारने का आदेश दे देती है। रेन उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद क्योको को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घबरा जाती है और पूरी घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश करती है। वर्तमान में क्योको का मानना होता है कि रेन भी शायद यही चाहता, लेकिन कैंजी उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ये असली रेन नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके चेहरे वाला एक खतरनाक अस्तित्व है। असली रेन कभी किसी की जान लेना नहीं चाहता। केंजी कहता है कि असली रेन कभी किसी से बदला लेने या लोगों की जान लेने जैसा इंसान नहीं था। बदला तो क्योको लेना चाहती है। वो खुद भी अपने पिता की मौत के लिए मियोरा को सजा दिलाना चाहता है, लेकिन कानून के रास्ते से। इसके बाद दोनों तय की गई जगह पहुंचते हैं, जहां क्योको की मुलाकात काहो से होती है। तभी काहो की नजर रेन पर पड़ती है। क्योको तुरंत काहो के पीछे दौड़ती है, जो रेन का पीछा कर रही होती है। रेन सीधे मियोरा के चुनावी कार्यालय में घुस जाता है और हमला कर देता है। यहीं एपिसोड 7 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में मियोरा रेन को अपने ही चुनावी कार्यालय पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उसे सख्त हिदायत देता है कि उसे ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा वो रेन से कुछ बेघर लोगों की हत्या भी करवाता है। इस घटना के बाद लोगों की सहानुभूति मियोरा के साथ हो जाती है और उन्हें लगता है कि वही रेन को रोक सकता है। इसी वजह से चुनाव में मियोरा भारी बढ़त हासिल कर लेता है। उधर केंजी, क्योको और काहो रेन के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां वे वेजेटा के लगाए हुए छिपे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें मियोरा रेन को हत्या करने के आदेश देता हुआ साफ दिखाई देता है। तभी याकुजा के लोग रेन की निगरानी के लिए वहां पहुंच जाते हैं। केंजी उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे क्योको और काहो मेमोरी कार्ड लेकर चुपचाप निकल जाती हैं। याकुजा के लोग केंजी को पकड़ लेते हैं और खाली कैमरा देखकर समझ जाते हैं कि रिकॉर्डिंग गायब है। थोड़ी देर बाद मियोरा भी वहां पहुंचता है। वो सच न बताने पर अपने ही एक याकुजा आदमी को मार देता है और कहता है कि समाज को चलाने के लिए केंजी जैसे लोग सिर्फ ईंधन की तरह हैं। काफी देर तक बात घुमाने के बाद केंजी बता देता है कि वीडियो क्योको के पास है और वो जल्द ही उसे सबके सामने दिखाने वाली है। ये सुनते ही मियोरा रेन को क्योको के पीछे भेज देता है और बाकी याकुजा को आदेश देता है कि उसके जाने के बाद केंजी को मार दिया जाए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, केंजी अपनी रस्सियां काटकर याकुजा पर हमला कर देता है। दूसरी ओर काहो वो वीडियो गवर्नर पद की उम्मीदवार किरोशिमा को सौंप देती है। हालांकि किरोशिमा की टीम दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि वीडियो की सच्चाई की पुष्टि करने का समय नहीं है। अगर ये वीडियो नकली निकला तो उनका पूरा राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन किरोशिमा ये जोखिम उठाने का फैसला करती है। इसके बाद काहो अपने चैनल पर लाइव जाकर वो वीडियो अपलोड करने की जिम्मेदारी लेती है, जबकि किरोशिमा उसे सिर्फ शेयर करती है। इस बार काहो बिना अपना जन्म का निशान छिपाए कैमरे के सामने आती है। उधर क्योको तात्सुया को ओबाता की डायरी भेज देती है। काहो की लाइव स्ट्रीम के साथ साथ जे और टी नेटवर्क भी व्हाइट सेंटर में हुए शोषण और मियोरा के हत्या वाले आदेशों का खुलासा कर देता है। उसी समय मियोरा एक चुनावी रैली में भाषण दे रहा होता है और लोगों के सामने खुद को एक आदर्श नेता की तरह पेश करता है। लेकिन जैसे ही काहो और जे और टी की रिपोर्ट लाइव होती है, भीड़ उसके खिलाफ हो जाती है और मियोरा वहां से भाग निकलता है। केंजी क्योको के पास जाना चाहता है, लेकिन क्योको उससे कहती है कि वो मियोरा को गिरफ्तार करवाए, जबकि वो खुद रेन को रोकेगी। केंजी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर मियोरा की गिरफ्तारी की मांग करता है। शुरुआत में चीफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी पुलिस अधिकारी भी केंजी का साथ देने लगते हैं। वे लोग मियोरा के ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलता, इसलिए पूरी बिल्डिंग की तलाशी शुरू कर दी जाती है। इसी दौरान योशिदा केंजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आबे बीच में आ जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में योशिदा की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मियोरा छत पर अपने आकाओं से मदद मांगता है, क्योंकि उसने हमेशा उनके लिए काम किया था, लेकिन वे उसे छोड़ देते हैं। तब उसे एहसास होता है कि वो भी उनके लिए सिर्फ एक मोहरा था। निराश होकर मियोरा छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन केंजी उसे पकड़ लेता है। दोनों नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि तभी चीफ और बाकी पुलिसकर्मी समय रहते उन्हें बचा लेते हैं और मियोरा को गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर क्योको केंजी की कार लेकर पुराने जे और टी भवन पहुंचती है और रेन को वहीं बुला लेती है। कार में उसे केंजी की खरीदी हुई सगाई की अंगूठी मिलती है, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। पुरानी इमारत के अंदर क्योको किसी चीज की तलाश करती रहती है, जबकि रेन लगातार उसका पीछा करता है। मियोरा की गिरफ्तारी के बाद केंजी भी क्योको को रोकने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उसे सिर्फ क्योको का छोड़ा हुआ वॉइस मैसेज मिलता है।
उस संदेश में क्योको बताती है कि रेन को रोकने का अब कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करके उसे इमारत के वॉल्ट में हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। आखिरकार क्योको रेन को वॉल्ट के अंदर ले जाकर दोनों को वहीं बंद कर देती है। जैसे ही रेन उसे मारने वाला होता है, उसे अचानक एक पुरानी याद आती है। बचपन में छोटी क्योको ने इच्छा जताई थी कि वो चाहती है रेन उसका पिता बन जाए। ये याद आते ही रेन की पुरानी यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। उधर कैंजी वॉल्ट खोलने की पूरी कोशिश करता है और बार बार क्योको को आवाज देता है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है और रेन व क्योको दोनों गायब हो जाते हैं। वहां खून का कोई निशान नहीं मिलता, लेकिन क्योको का सारा सामान, जिसमें सगाई की अंगूठी भी शामिल होती है, वहीं पड़ा रह जाता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। खबरों में क्योको और रेन के रिश्ते के साथ उनके दर्दनाक अतीत का भी खुलासा हो जाता है। पुलिस का मानना होता है कि दोनों गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं गायब हो गए हैं। जे और टी नेटवर्क तात्सुया को पुलिस पर एक विशेष रिपोर्ट बनाने भेजता है, जहां उसकी जोड़ी आबे के साथ बनाई जाती है। दूसरी ओर काहो के चैनल पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाते हैं और वो अपनी लाइव स्ट्रीम के जरिए वेजिटा की याद को जिंदा रखती है। वहीं केंजी क्योको की खाली कब्र पर जाकर उसकी सगाई की अंगूठी रख देता है। घर लौटकर वो रेन का पुराना रिकॉर्डर चलाता है, जिसमें एली माई लव गाना बजने लगता है। कुछ देर बाद जब केंजी की आंख लगने लगती है, तभी उसके घर में क्योको का धुएं जैसा रूप दिखाई देता है, जो धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदलने लगता है। केंजी को कुछ अजीब महसूस होता है। वो उठकर उसकी तरफ बढ़ता है और इसी रहस्यमयी दृश्य के साथ ह्यूमन वेपर की कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और साइंस फिक्शन कहानियां पसंद हैं, तो मेरे चैनल डेली मूवी हंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही दमदार मूवी और वेब सीरीज की पूरी कहानी हिंदी में मिलने वाली है। धन्यवाद।